हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं जितने भी व्यापम के, जिसमें मैनेजमेंट सब्जेक्ट आता है, हम वो सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं और ये एकदम कंप्लीट वीडियो होगा। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, कंप्लीट वीडियो रहने वाला है ये। यहाँ पे हम जितने भी पिछले बार जो क्वेश्चन आ चुके हैं मैनेजमेंट के, सारे हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं चाहता हूँ कि हम पटवारी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जो टॉपिक हैं सारे 25-25 नंबर के आ रहे हैं। सभी को मालूम होगा 200 नंबर का पेपर होने वाला है। तो जैसे हिंदी है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन से अवॉइड करना है। तो ऐसे जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास 6 सब्जेक्ट आने वाले हैं पटवारी में, तो मैं सभी के डिटेल में टॉपिक बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को पढ़ने के लिए कि हमको क्या-क्या पढ़ना है। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एनालिसिस करा है, एग्ज़ाम को देखा है, बहुत अच्छे समझा है। तो मैंने ये पाया कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो आप लोगों से भी डिस्कस करूँ। तो मैं चाहता हूँ अगर आप चाहें कि एक पटवारी की स्ट्रेटेजी क्लास हम बनाएँ, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा कि हमको स्ट्रेटेजी वाली क्लास चाहिए कि हम कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सारे 6 सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, सबके टॉपिक आपको बता दूँगा और उसी से हम फिर तैयारी भी शुरू करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं स्ट्रेटेजी वाली क्लास भी ला दूँगा, कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज़, ठीक है? चलिए, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे हम प्रबंध कहते हैं, ठीक है? वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं? जनशक्ति कहलाते हैं। वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? तो वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाता है, ठीक है। अच्छा, हम ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब पहले आ चुके हैं ना व्यापम के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन है। डिटेल वाली क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पे मैंने डिटेल वाली क्लास भी दे दिया हूँ, जिसमें आप डिस्कस जो हमने क्लास करे थे डिटेल वाली, उसमें आप लोग देख सकते हैं। विस्तृत रूप से हमने उसमें पढ़े हैं, ठीक है, इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? तो विपणन अवधारणा, ठीक है। विपणन यानी मार्केटिंग, ठीक है। तकनीकी, मानव और वैचारिक, ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं। ये मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है, डिटेल क्लास में। ये किसके द्वारा पहचाने गए हैं? तो रॉबर्ट के कल्ज द्वारा पहचाने गए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। लक्ष्यों को निर्धारित करना, मूल्यांकन करना, निष्पादन को पुरस्कृत करना प्रबंध का कौन सा नियम है? तो उद्देश्य आधारित प्रबंधन का ये नियम है। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके बराबर होते हैं? तो ये सभी व्यक्तिगत परीक्षण के बराबर होते हैं। अगला है। विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही है। यह कथन किसका है? डॉक्टर डाबर का है, ठीक है। ये भी हमने सब मैनेजमेंट की क्लास में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ना। और एक चीज़ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्लास होगी ना, इसमें हमने पहले जो पेपर में आ चुके हैं सिर्फ वही क्लास है ना। तो इससे आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाली, क्योंकि एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन बहुत सारे, है ना। तो ये आपको रट लेना है बिल्कुल, ठीक है। बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता व बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्थाएं हैं? तो ये उत्पादन जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो टाउसले, क्लार्क और प्रोफेसर पाइल थे, ठीक है। सभी उत्पादनों का एकमात्र अंत उद्देश्य है उपभोग का, यह कथन किसका? तो ये एडम स्मिथ का है, ठीक है, एडम स्मिथ का। अगला देखते हैं हम। अनुकूलतम पूंजी की संरचना का क्या गुण है? तो न्यूनतम जोखिम, अधिकतम लाभ और न्यूनतम निर्गमन लागत। वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? लाभदायकता, शोधन क्षमता और प्रबंधकीय निर्णय का मूल्यांकन। निर्णय लेने की प्रक्रिया का तीसरा चरण क्या होता है? तो कार्यवाही के लिए पाठ्यक्रम। वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का उपयोग किया जाता है? ऋण पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है। सकल कार्यशील पूंजी क्या होती है? तो व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना सकल कार्यशील पूंजी कहलाती है। नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है, तो अंतिम कार्य कौन सा है? नियंत्रण। ये भी डिटेल क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझ लिए, ठीक है। अगला है। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? नियंत्रण का एक रूप।
मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया है? कार्मिक प्रबंधन ने लिया है। स्थायी पूंजी के प्रबंध से क्या आशय है? स्थायी पूंजी के प्रबंध से आशय स्थायी पूंजी की क्रिया से है। ठीक है, अगला देखते हैं। इन्वेंट्री प्रबंधन मुख्य रूप से क्या होता है? तो स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को ये दर्शाता है। भारत में लेखा मानक एक विषय में व्याख्या करता है, तो लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। स्पष्टतः कार्य के लिए आयोग आवेदकों की छटनी किस साक्षात्कार के माध्यम से की जाती है? तो प्रारंभिक साक्षात्कार के माध्यम से की जाती है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? प्रत्यादेश होता है। सर्वप्रथम किसने प्रबंध और प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ओलिवर शेल्डन ने। लगभग हर शिफ्ट में ये रिपीट भी हुआ था। एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव संसाधन प्रबंधन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है, मानव संसाधन प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं व कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। यह कथन किसका है? तो कैथ सूजन का है। ठीक है, कैथ सूजन का। अगला है, तिथि विशेष पर व्यवसाय की संपत्ति एवं दायित्व का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो वित्तीय विवरण, स्थिति विवरण कहलाता है। पूंजी व लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? अधिमान अंशधारी। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह क्या कहलाता है? तो प्रवक्ता कहलाता है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक मौद्रिक और एक अमौद्रिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है? मौद्रिक अभिप्रेरणा का भाग है। दीर्घकालीन देनदारियों में क्या आता है? तो बंधपत्र, डिबेंचर और आवधिक कर्ज, ये चारों आते हैं। दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? तो यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। जॉन और स्टोरी ने मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? 4 भागों में। ठीक है, ये डिटेल क्लास में हमने देखे हैं। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है? तो व्यवहार में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अगला है, शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण कहलाता है। ESOP का विस्तृत रूप बताना है तो क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अगला है, प्रोत्साहन क्या व्यक्त करता है? तो निष्पादन से संबंधित विशेष प्रतिपूर्ति के भुगतान को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन इसको व्यक्त करता है। पूंजीगत व्यय बजट का उद्देश्य क्या होता है? तो प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना। चेक क्या है? तो एक विनिमय पत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? बाह्य घटक है। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हरबिन्सन ने लिखी थी। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। यह किसका कथन है? तो FW टेलर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों में किया जाता है? तो जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है। ठीक है, उनमें ही साइकोलॉजिकल परीक्षण किया जाता है। प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। ठीक है, अगला है, मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्ति पर हर वर्ष लगाया जाता है? तो स्थायी संपत्तियों पर यह लगाया जाता है। जब आय व्यय से अधिक हो तब क्या होता है? व्यवसाय में लाभ होता है। ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, अगला है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1947 में, 1947। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? ये उत्तरवर्ती क्रिया है। खाता बही क्या है? तो खातों का एक समूह है। जब प्रबंधन के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? तो प्रबंधन प्रक्रिया कहा जाता है। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1948 में। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? यह प्रशिक्षण का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का कार्य क्या होता है या अर्थ क्या होता है? तो वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना डंपिंग कहलाता है। ये इंटरनेशनल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विपणन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। ये मैंने पढ़ा चुका है। ठीक है, 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व क्या होते हैं? तो ये मैंने ये भी बता चुका है पिछली क्लास में। ग्राहक,
कंपनी, प्रतियोगिता, सहयोगी और प्रसंग। ठीक है, कस्टमर, कंपनी, कॉम्पिटिटर या कंपटीशन वाला, या कोलैबोरेटर्स और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबंध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो पद सोपान कहा जाता है। बाजार के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन, नए उत्पादों पर नजर रखना क्या संदर्भित करता है? तो ये विपणन, मार्केटिंग एटमॉस्फेयर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। मानव प्रबंधन की आंतरिक चुनौतियां कौन सी हैं? तो श्रम संघ, पेशेवर संस्थाएं और संगठन की संस्कृति। बिक्री प्रबंधन का एक समान उद्देश्य क्या होता है? तो वितरण के उपयुक्त चैनल का चयन करना। ठीक है, अगला देखते हैं। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना होती है? तो यह एक बाहरी सूचना होती है। मानव प्रबंधन की बाहरी चुनौतियां कौन कौन सी हैं? आर्थिक, वैधानिक, प्रौद्योगिकी और राजनीतिक, है ना, ये भी हमने डिटेल क्लास में डिस्कस करे हैं। विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है, क्या दर्शाता है? तो मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं, यह दर्शाता है। रोजनामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खतौनी, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला है। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है? यह अभिप्रेरणा कहलाता है। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? समता पर व्यापार। किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? टेलर ने। वित्त प्रशासन के अभिकरण कौन कौन से थे? विधायिका, कार्यपालिका, वित्त विभाग, लेखा परीक्षण विभाग और संसदीय समितियां। ठीक है, ये वित्त प्रशासन के अभिकरण होते हैं। पोस्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिद्धांत किसने दिया था? लूथर गुलिक ने दिया था। अब इसका पूर्ण रूप भी देखते हैं क्या होता है। पोस्ट कार्ड का तो होता है प्लानिंग यानी नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन, स्टाफिंग कर्मचारी, डायरेक्टिंग मतलब निर्देश देना, कोऑर्डिनेटर मतलब समन्वय, रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट करना और बजटिंग यानी बजट को बनाना। ठीक है, ये भी हमने डिटेल क्लास में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ठीक है, अगला है। जब ऋण पूंजी अंश पूंजी बराबर हो तो क्या होता है? शून्य समता पर व्यापार कम होता है। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिससे मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढालकर सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज हॉस्टन का है। ठीक है, अगला है। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं, विपणन मूल नीति का यह कौन सा प्रकार है? तो भेदभाव विहीन विपणन नीति है। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है। किस स्तर के प्रबंधक प्रभागी उद्देश्य के लिए चिंतित होते हैं? तो मध्य स्तर के। वे निर्माता जो सभी बाजारों में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? तो केंद्रित विपणन नीति का अनुसरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन कौन से? तो लाइन, स्टाफ और प्रक्रियात्मक। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? बाजार विभक्तिकरण कहलाता है। वित्तीय विवरण की कितनी विधियां हैं? तो 2 विधियां हैं, एक क्षैतिज अथवा समतल विश्लेषण और शीर्ष अथवा लंबवत विश्लेषण। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है? तो बिक्री प्रबंधन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है। मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र कौन से हैं? तो कर्मचारी चयन, कर्मचारी पारिश्रमिक, कर्मचारी प्रेरणा, स्वास्थ्य और कर्मचारियों की सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन विकास, मंत्री फंक्शंस। ठीक है, लाभांश क्या होते हैं? तो वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। ठीक है, वह लाभांश कहलाता है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित होता है। इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? तो पेवलोवियन का मॉडल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेवलोवियन का मॉडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। परिसंपत्ति, देनदारियां, पूंजी किसका लेखांकन समीकरण है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। परिसंपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजी किसका लेखांकन का समीकरण होता है? तो तुलन पत्र, बैलेंस शीट। ये हमने पिछली कक्षा में भी डिस्कस करे हैं। ठीक है, वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता, उनका लेखा कहाँ किया जाता है? तो मुख्य जनरल में किया जाता है। ठीक है, अगला है। यदि फर्नीचर 50,000 रुपये, स्टॉक 30,000 रुपये, नगद 20,000 रुपये, लेनदार 30,000 रुपये के हैं, तब स्वामी की पूंजी क्या होगी? तो 70,000 रुपये होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रबंध क्या है? तो कला और
विज्ञान है। इसमें हम इसी वीडियो में अब इसका नेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक है। प्रबंध क्या होता है? तो कला और विज्ञान होता है। समामेलन से पूर्व की हानि कहाँ डेबिट की जाती है? तो ख्याति खाते में, ठीक है, गुडविल अकाउंट में। प्रबंध वही है जो प्रबंधक का कार्य करता है, जिसका कथन किसने दिया था? लुइस एलन ने, ठीक है, ये कथन उनका है। किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों का प्रचार करना प्रबंध के किस भाग में आता है? विपणन के। नैतिकता, आचार संहिता और परामर्श किसकी विशेषता है? पेशे की। नीतियों एवं लक्ष्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रशासन द्वारा किया जाता है। दो साझेदारों में मध्य 2:3 में व्यापार विभाजित है। गत वर्ष का शुद्ध लाभ इतना है, कितना है ये भी देख लेते हैं। 2,90,000 रुपये है। तब दोनों में मध्य लाभ किस तरह विभाजित होगा? तो पहला होगा 1,16,000 और एक है 1,74,000, ठीक है। विभागीय प्रबंध किस प्रबंध के अंतर्गत आता है? तो मध्यवर्ती प्रबंध के अंतर्गत आता है। प्रबंध कैसी प्रतिभा है? तो जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है, ठीक है। नेक्स्ट है, जहाँ पर अधिक अधिकारों की बात होती है वहाँ पर कौन सा प्रबंध आता है? उच्च प्रबंध आता है। अगला है, नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र कौन सा है? संगठन। प्रबंध के निचले स्तर को क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी प्रबंध या पर्यवेक्षिक प्रबंध। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय की गत्यात्मक तथा जीवनदायी तत्व है। किसका कथन था ये? पीटर ड्रकर का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? नियोजन। विपणन विचार प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका था? बेकफील्ड का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिप्रेरणा को प्रबंध का कौन सा पक्ष कहा जाता है? मानवीय पक्ष कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रबंध क्रिया का अंतिम कार्य किसे कहा जाता है? नियंत्रण को। अधिकार अंतरण क्या है? तो प्रबंध की एक तकनीक है। व्यापार में सर्वहित किस बात की तरफ इशारा करता है? नैतिकता की तरफ, ठीक है। अगला देखते हैं, बाजार मूलक विक्रय प्रयास किस में किए जाते हैं? तो ये विपणन प्रबंध में किए जाते हैं। पैकिंग और ब्रॉडिंग किसका कार्य है? विपणन का। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता को किस रूप में जाना जाता है? जोखिम के रूप में जाना जाता है। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह देखना कि वह सर्वोत्तम तथा मितव्ययी विधि से किया जाता है। यह कथन किसका है? F.W. टेलर का है, ठीक है। निष्ठ पत्र के उत्तर में उत्पादक से माल मांगने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो एक आदेश पत्र लिखा जाता है। अगला है, प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव किसे कहा जाता है? संगठन को कहा जाता है। कर्मचारियों की पदोन्नति करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो अमौद्रिक या गैर वित्तीय अभिप्रेरणा है। विपणन तथा विक्रय में अंतर का आधार क्या होता है? तो क्षेत्र, उद्देश्य, प्रारंभ, अवधि और व्यापकता। टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकसित स्वरूप कौन सा है? तो कार्यात्मक संगठन है। किस संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है? तो अनौपचारिक, ठीक है। अगला देखते हैं, निर्देशन प्रबंध का कैसा कार्य है? प्राथमिक कार्य है। प्रबंध का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू ढंग से संपन्न करता है? संगठन। सक्रिय प्रबंध किसे कहा जाता है? निर्देशन को कहा जाता है, ठीक है। अगला है, कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना क्या कहलाता है? पर्यवेक्षण। प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, प्रतिभूतियों का चुनाव और विनियोक्ताओं को सुरक्षा किसके प्रमुख कार्य है? इसका विनिमय के। टेलर ने क्रियात्मक संगठन के लिए कुल कितने नायकों की नियुक्ति पर बल दिया है? 8। अगला, पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन की उत्पत्ति होती है? अनौपचारिक। जहाँ कार्य पर खतरा अधिक होता है वहाँ प्रशिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विधि कौन सी होती है? प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। यहाँ कार्य देखना किसका कार्य है कि कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं? तो ये नियंत्रण का या नियंत्रक का, ठीक है। ये हमने पढ़ चुके हैं डिटेल क्लास में। प्रबंध का कौन सा कार्य मानवीय संसाधन प्रबंध के नाम से जाना जाता है? नियुक्तिकरण, ठीक है, नियुक्तिकरण। अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? निर्देशन। किस पूंजी बाजार में पूर्व में जारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है? द्वितीयक बाजार। पूर्व निर्धारित लागतों को किस नाम से जाना जाता है? मानक लागत। किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन की संगठन कहलाता है। ये किसका कथन था? प्रोफेसर
हेने का, ठीक है। अगला है, किसी पद पर किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करना क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण कहलाता है। विश्व एक बाजार के स्वरूप में दिखाई देता है वैश्वीकरण में। विज्ञापन भर्ती, भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो ये बाह्य स्रोत है। चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू देयता इक्वल टू क्या होता है? तो शुद्ध कार्यशील पूंजी। अगला है, जिन स्थानों पर आर्डर प्राप्ति वाली प्रतिभूति का सौदा होता है वे क्या कहलाते हैं? तो पिट और बिंग कहलाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स लैंग्वेज है ये, ठीक है। अगला देखते हैं, टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना भर्ती की कौन सी प्रक्रिया? तो विशिष्ट योग्यता परीक्षा है, ठीक है। अगला है, नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहे जाते हैं? अनुयायी कहे जाते हैं। महाजन एवं साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग है? तो ये असंगठित है। श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित करना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? कार्यमान का। नियंत्रण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। अगला देखते हैं, पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो प्रशासकीय संगठन की। जब कंपनी की आय अनिश्चित हो तथा उसका पूर्वानुमान लगाना कठिन हो तो कौन से अंशों का निर्गमन करना चाहिए? साधारण अंशों का। तुलन पत्र बैलेंस शीट में ख्याति को किस तरह प्रकट किया जाता है? अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में प्रकट किया जाता है। निजीकरण किसका उपाय है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश का। सम विच्छेद विश्लेषण क्या है? नियंत्रक तकनीक। गैर वित्तीय प्रेरणाएं कैसी होती है? मानसिक। नेतृत्व किसके स्रोत होता है? तो अभिप्रेरणा का स्रोत होता है। अगला है, नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष है? तो एक व्यवहारिक पक्ष है। किस प्रबंध के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि नियोजन के अनुसार एक संगठन अपनी चालू मानव शक्ति स्थिति में वांछित मानव शक्ति की ओर से कैसे गतिशील होना चाहिए? तो मानव संसाधन प्रबंध के द्वारा। उपभोक्ता की सार्वभौमिक सत्ता किस अर्थव्यवस्था में प्राप्त होती है? तो पूंजी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। जब एक ही स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का विनिमय होता है तो यह कौन सा संप्रेषण है? समतल संप्रेषण है, ठीक है। अगला देखते हैं, आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्र को क्या कहा जाता है? तो वित्तीय विवरण कहा जाता है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे कहते हैं? प्रत्यादेश को कहते हैं। उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किसने किया था? हेनरी फ्योल। इंपॉर्टेंट है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं का विनिमय क्या कहलाता है? तो ये संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। अगला है, उपक्रम के उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है? सहभागिता। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को क्या प्राप्त होता है? अप्रेंटिस। तालिका या माल सूची किस प्रकार की परिसंपत्ति है? यह चालू परिसंपत्ति है। किस दशा में पूर्वाधिकार अंश व ऋण पत्र को प्राथमिकता दी जाती है? मंदी की दशा में। पूंजीवादी और समाजवाद के मध्य कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। प्रबंध विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है? स्वयं अभिप्रेरणा है, ठीक है। अगला है, लागत निर्धारण की त्रुटि क्या होती है? तो सहायक बही गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो उसे लागत निर्धारण की त्रुटि कहते हैं। विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। अगला है, शॉप मैनेजमेंट पुस्तक किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये FW टेलर की। अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंध की कार्य क्या कहलाता है? निर्देशन। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? तो बौद्धिक प्रक्रिया से है। सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार या कार्य मार्गदर्शन करता है। किसका कथन है ये? जॉर्ज R टेरी का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना क्या कहलाता है? तो ऑनलाइन विपणन, ठीक है। शक्ति का अधीनस्थों में विभाजन क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण। औपचारिक संप्रेषण का क्या उद्देश्य है? संगठन का विकास। प्रशिक्षण का संबंध किससे है? किसी विशिष्ट कार्य के ज्ञान से है। अगला है, संगठन में मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो शीर्ष प्रबंधन द्वारा। प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो तो कौन सी स्थिति कहलाती है? अतिपूंजीकरण। किसी भी कार्य की सुचारू रूप से पूर्ण करने की क्रिया करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो प्रबंधन आवश्यक होता है। पूर्वदत्त व्यय क्या होता है? तो चालू परिसंपत्ति होता है, ठीक है। अगला है, बंध पत्र किस प्रकार की देनदारी है? तो दीर्घकालीन देनदारी है।
नियोजन का अंतिम कार्य कौन सा होता है? तो विस्तृत योजना तैयार करना। हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण। बाजार विभक्तिकरण क्या होता है? तो बाजार को उप बाजार में विभाजित करना। अगला है, बाजार अनुसंधान किसका समर्थन करता है? तो विपणन प्रबंधन का। हेनरी फ्योल के अनुसार आदेश की एकता किस प्रकार की सूची का निर्माण करती है? सोपान। किराया नहीं, किराया लेखा किस प्रकार का लेखा होता है? तो आय व्यय लेखा। उपभोक्ता व्यवहार के संगठनात्मक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? होप्स ने किया था। साक्षात्कार किसका हिस्सा होता है? तो भर्ती प्रक्रिया का। नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है? तो यह अंतिम कार्य है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ से हमारा ये इसी वीडियो में थर्ड पार्ट है। ठीक है, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए नितांत आवश्यक होता है वह है संगठन। समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? प्रबंध के। ये समन्वय भी मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है, डिटेल क्लास में। यहाँ किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? तो प्रबंध सार्वभौमिक है। ठीक है, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा जाता है? तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट में। प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन को इसे क्या बनाता है? एक पेशा। चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना क्या कहलाता है? निर्णयन। नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन है? अनुयायियों की। जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं? तो यह अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, अगला है, प्रथम श्रेणी प्रबंध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पर्यवेक्षक प्रबंध। तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है प्रबंध। कार्य शासकीय हो या अशासकीय हो, इसके अभाव में सफल नहीं हो सकता। तो श्रेष्ठ संगठन के अभाव में सफल नहीं हो सकता। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? तो यह एक पूर्व क्रिया है। ठीक है, अगला है, किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान क्या कहलाता है? प्रोत्साहन। ठीक है, अधिकार सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है। यह किसका कथन है? मिलेट का। इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? सामूहिक। B2B क्या होता है? तो व्यवसाय से व्यवसाय, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। TQM क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? मांग। मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है? शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों में समन्वय। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी फर्म को साझेदार है, वह किसी उस फर्म को 30,000 रुपये उधार देता है। इस हेतु कोई समझौता नहीं था, तब को कितना ब्याज देना होगा? तो 1800 रुपये। ठीक है, जहाँ समझौता ना हो तो 6% की दर लगती है। ठीक है, सिर्फ 6% लगाना है और उसको हल करना है। प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारी को प्रेरित करता है? तो अंतर्व्यक्तित्व। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था? इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में। व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका का प्रयोग किया जाता है, यह क्या कहलाता है? तो ई-कॉमर्स कहलाता है। प्रबंध की कार्यों की सफलता कुशल संचार का प्रबंध ये संचार पर निर्भर करती है। किसका कथन था? थियो हेमन का। नकारात्मक अभिप्रेरणा का उद्देश्य क्या होता है? तो अभिप्रेरित करना पर भय से। ठीक है, अगला है, संगठन का अर्थ है कर्मचारी की व्यवस्था करना ताकि कार्यों और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्य को सरलतापूर्वक पूरा किया जा सके। ये किसका कथन था? जॉन एम गॉस का। औपचारिक संगठन को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग हैं? औपचारिक संगठन के भाग हैं। प्रबंध में संप्रेषण के पहले कौन सा कार्य होता है? तो अभिप्रेरणा का कार्य होता है। ठीक है, अगला है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार का संगठन है? तो अनौपचारिक संगठन है। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन कितने सिद्धांत हैं? 10। इंपॉर्टेंट है ये भी। किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, अगला है, उर्विक के अनुसार संगठन कितने सिद्धांत हैं? 8। इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? पद सोपान यानी भर्ती वाली प्रोसेस। ठीक है, पद सोपान क्या होता है? तो श्रेणीबद्ध प्रशासन होता है। किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होते हैं वह उतना ही अधिक क्या माना जाता है? केंद्रीकृत माना जाता है। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? मार्गदर्शन। एक ऐसा साधन है
जो प्रत्येक के द्वारा लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो वह क्या है, प्रबंध है। ठीक है, अगला है प्रबंध में पेशेवर। क्या क्या तात्पर्य है, तो प्रबंध में पेशेवर वह होगा जो सुचारू रूप से प्रबंधन कर सके। भारत में विभागीय संगठन के सिद्धांत को अपनाकर किस शासन व्यवस्था का नमूना प्रस्तुत किया गया, एकीकृत शासन व्यवस्था को। पर्यवेक्षी प्रबंध प्रबंधन के किस स्तर पर होता है, तो ये सबसे निचले स्तर पर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकसित स्वरूप कौन सा था, तो कार्यात्मक संगठन। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है, नियोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दिखता है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था। यह देखना कि कार्य योजना अनुसार चल रहा है या नहीं, किसका कार्य है, नियंत्रक का। जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित व नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है, तो ऋण पत्र व बॉन्ड को। किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है, तो पद सोपान सिद्धांत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पद सोपान सिद्धांत में सब एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाता है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व। व्यावसायिक संगठन के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहते हैं, महाप्रबंधक या सामान्य प्रबंधक। अगला है सूत्र और स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ में स्टाफ क्या है, तो विभाग के गृह प्रबंध संबंधी या प्रबंधात्मक कार्य को संपन्न करता है। अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है, तो नियंत्रण का। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत होता है, तो यह बाह्य स्रोत होता है। पोर्ट्सक्राफ्ट सिद्धांत में पी और एस से क्या तात्पर्य है, मैंने पहले बता चुका है ना, प्लानिंग और स्टाफिंग। अगला है सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंध में किसने अंतर स्पष्ट किया था, तो ओलिवर सेल्डर ने किया था। व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी है, प्रबंध। प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है, संगठन। प्रत्यादेश क्या होता है, तो चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण ही प्रत्यादेश होता है। ठीक है, अगला है व्यवसाय का टिकना एवं उन्नति किस पर निर्भर करती है, तो मानव संसाधन विकास पर। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण है, स्टाफ अभिकरण। कौन समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, प्रबंध। क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है, नहीं, क्योंकि यह निश्चित विज्ञान नहीं है। अगला है भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती है, भर्ती प्रक्रिया में। और भर्ती प्रक्रिया एक बाह्य प्रक्रिया होती है। ठीक है, किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष भर्ती। प्रशिक्षण से किसमें वृद्धि होती है, तो मनोबल में। आवधिक कर्ज क्या होता है, तो दीर्घकालीन देनदारियां। निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए, तो एकात्मकता में। ठीक है, अगला है पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरणा का हिस्सा है, नकारात्मक या ऋणात्मक अभिप्रेरणा। मानवीय प्रबंध संबंध व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से व्यवहार करना किसका कथन है, नॉर्मन मायर का। कौन विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण होता है, तो वित्तीय विवरण का विश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट है लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति होती है, नियंत्रक। प्रशासन एक व्यापक शब्द है और ब्लैंक व ब्लैंक केवल इसके अंग है, तो प्रबंध और संगठन इसके अंग होते हैं। प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक होता है, तो इसमें संगठन सहायक होता है। ठीक है, लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है, तो सार्वजनिक वित्त पर। जहां लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहां क्या आता है, अंकेक्षण। ठीक है, अंकेक्षण। अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह किस ओर चलता है, तो नीचे से ऊपर की ओर। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। अगला देखते हैं ई उपार्जन का संबंध किससे होता है, तो कंपनियों के व्यापार से। औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह किस ओर चलता है, तो ऊपर से नीचे की ओर। सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर ना रहना बल्कि उसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है, सत्ता का प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रबंध की कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है, तो यह संगठन तैयार करता है। ठीक है, अगला देखते हैं एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाता है, दूरदर्शिता को दर्शाता है। ये हमारा इसी वीडियो का पार्ट 4 है अब, है ना। प्रेषणी द्वारा प्रेषक को कौन सा विवरण भेजा जाता है, विक्रय विवरण भेजा जाता है। अगला है कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है, नगद चक्रण। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है, विपणन का कार्य है। अगला देखते हैं प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, तो संगठन के विकास के लिए। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं, तो संगठन के द्वारा।
किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? समान अनुपात में। ठीक है, अगला है, जब पुस्तकों के एक ही सेट से बैंक खाता रखा जाता है तो क्या कहलाता है? संयुक्त बैंक खाता। ठीक है, नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? तो नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित होता है। एक मशीन को खरीदा गया, यह किस प्रकार का व्यय था? तो पूंजी व्यय था। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुना, यह किस प्रक्रिया का भाग था? तो मार्केटिंग, विपणन की प्रक्रिया का एक भाग था। राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती होती है? तो यह एक बाहरी चुनौती होती है। ठीक है, बाहरी चुनौती। तो ये हमारे मैनेजमेंट के पिछले व्यापम के एग्ज़ामों में पूछे गए सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। आई होप आप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और इसे प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैंने जितनी भी मैनेजमेंट की क्लास दिया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। और आज इस वीडियो से आपको ये भी क्लियर हो गया कि पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे व्यापम के, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और हाँ, मैं स्ट्रेटेजी वाला वीडियो भी डालना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके मैंने वो वीडियो तैयार किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रेटेजी वाला वीडियो डालूँ ताकि हमारी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि हमें भी वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।